नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा की 9वीं पुण्यतिथि पर बिलासपुर के नव बनमाली सृजन पीठ पर जो है साहित्यिक विमर्श का आयोजन किया गया और इस अवसर पर आमंत्रित वक्ताओं ने हर खबर के साथ अपने विचार साझा किए। साथ ही आपको बता दें, वक्ताओं ने बताया कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की संस्कृति इतिहास से संबंधित उनके संकलन का प्रकाशन किया जाएगा। मैं आपने एक चीज कहा था कि जहाँ भी साहित्य है जी वहाँ पर जो मानस है, मानसिकता है, जो व्यवहार है जी जी थोड़ा सा उपेक्षित है और समाज को आगे बढ़ने से रोकता है। जी जी इसको थोड़ा से व्याख्यात करेंगे। हाँ, यहाँ इससे मेरा तात्पर्य ये है कि साहित्य जो है मनुष्य की आत्मा को जो है विकसित करता है और उसे डेवलप करता है। जब तक हम आत्म रूप से उन्नत नहीं होंगे, विकसित नहीं होंगे, तब तक हम भौतिक रूप से कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, समाज में वो कहना चाहिए कि शांति जो है, खुशहाली वो नहीं आती है। जी 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 मेरा मानना है कि साहित्य जब अपनी प्रकाष्ठा पे हो तो वो जनमानस से जुड़ता है। जैसे तुलसीदास जी ने एक साहित्य लिखा, आज वो जन जन तक, घर घर में बच्चे से लेके बड़े सभी उससे परिचित हैं, सभी उसे पढ़ते हैं, समझते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य ही समाज को बचा सकता है, सुरक्षित रख सकता है, उसे मार्गदर्शन दे सकता है। ये ताकत साहित्य में ही है। ये दरअसल ये प्रश्न आपने थोड़ा सा तकनीकी प्रश्न पूछ लिया। हाँ, चूंकि मैं साहित्य को उस निकटता के साथ मैंने नहीं उसको पढ़ा है, जाना है। आपने कहा कि पढ़ाना भी साहित्य है। नहीं, वैसी व्याख्याएं तो हम फिर कर सकते हैं, लेकिन मूल रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जो भी विधा हो जो हमें उद्वेलित करे, हमें चिंतन मनन करने के लिए प्रेरित करे, वही विधा उचित मानी जा सकती है। हाँ, लोक साहित्य जो है, आपने देखा कि जो अधिकतर हमारी परंपराओं से चलता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो वहाँ के जनमानस हैं, वो परंपराओं पे आधारित जो लोक गीत हैं और जो लोक परंपराएं हैं, उन्हें वो दोहराते हैं और वो समाज में उसे प्रक्षेपण उसका करते हैं। निश्चित रूप से हम सब उनके ऋणी हैं। उन्होंने जो समाज के लिए अपनी धरोहर हम सबको बीच छोड़ गए हैं, और उनका साहित्य सदैव से हमारे समाज को एक मार्ग रास्ता दिखाता रहेगा और वो आज भी प्रासंगिक है। हमें उसे जनमानस तक ले जाने का कार्य करना है, संगोष्ठियों के माध्यम से। स्कूल कॉलेज में भी हम उन्हें किसी न किसी रूप में वहाँ ले जा सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके साहित्य से परिचित हों और उनसे प्रेरणा लें। साहित्य जो होता है वो लोक के लिए होता है, और डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा का जो साहित्य है वो लोकव्यापी हो, उस दिशा के लिए आप क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ के मूर्धन्य साहित्यकार डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा जी की स्मृतियों को संजोए रखने के लिए लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आगामी कार्यक्रम 1 मई को उनकी जयंती समारोह के रूप में मनाया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। उनके कृतियों को जो अप्रकाशित है उनको प्रकाशित करने, और जो प्रकाशित हो चुकी है लेकिन वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, उन सारी कृतियों का फिर से प्रकाशन करने की योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं। और उनमें से तिरिया जन्म झनिदे, सुसक झन कुर्री सुरताले, ये 2 कृतियां उनकी पिछले साल 2023 में प्रकाशित हुई हैं। और मां महामाया दिव्य ज्योति धाम रतनपुर इस वर्ष जो है वो प्रकाशित होकर के उपलब्ध हो गई है पाठकों के पास। आगामी योजना हमारी जो है छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं परंपरा और गुड़ी के गोठ, जो उनका छत्तीसगढ़ी संकलन है,
इसके प्रकाशन की योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि 1 मई को जयंती समारोह में छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं परंपरा और गुड़ी के गोठ का विमोचन समारोह हम आयोजित कर सके, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। उधर कोरबा के कटघोरा जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक में लगभग 2 वर्ष पहले एटीएम मशीन लगाया गया। उसके बाद किसानों को एटीएम की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। साथ ही आपको बता दें कि जहां किसान लाइन में बिना लगे एटीएम मशीन से राशि निकालने लगे लेकिन कटघोरा ब्रांच के 6 समितियों में 15,000 किसान पंजीकृत हैं। वहीं महज 1,000 किसानों को ही एटीएम सुविधा अब तक मिल पाई है। बाकी बचे लगभग 14,000 किसान एटीएम से वंचित हैं, जिन्हें मजबूरन लाइन में खड़े होकर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। और प्रबंधक का दावा है कि ये किसान हस्ताक्षर करना नहीं जानते, लेकिन कुल पंजीकृत किसानों में जो है 70% किसान हस्ताक्षर करते हैं। हाँ, सुनील दास महंत, ग्राम डोंगरी। आप क्या है, किसान है? मैं किसान हूँ डोंगरी का। यहाँ की क्या समस्याएं हैं? आपका एटीएम बना है कि नहीं बना? एटीएम अभी तक तो नहीं बना है, लेकिन एटीएम बन जाता तो सहूलियत होता। आप दस्तखत करते हैं? दस्तखत करता हूँ। तो यहाँ प्रबंधकों का ये कहना है कि किसान दस्तखत करते हैं, हम लोग सभी को एटीएम प्रदान करवा चुके हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि अभी जो किसान दस्तखत करते हैं उनका भी अभी तक एटीएम नहीं बना है। तो हम निवेदन करते हैं कि तत्काल एटीएम। बैंक वाले कभी आपको बताया है एटीएम बनाने के लिए? नहीं, अभी आज तक तो नहीं बताया। मैं शेखर सिंह बोल रहा हूँ, मैं कटघोरा के पास। हाँ, मोर करो एटीएम में कभी कभी मैं निकालता हूँ तो निकलते उसे, जब वो ज्यादा नहीं निकालो छोटे मोटे। तो क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कत में ये कि मतलब लगिस की जो कम पढ़े लिखे हैं ओला ऑपरेट करे में दिक्कत जरूर से लगिस मला काबर की भीड़ भी नहीं रहे, इसका दुखा रखे तो हो सका कि ऑपरेट नहीं कर पाए तो उसके कारण नहीं आया हमारा लगते। और किसानों के पास एटीएम नहीं हाँ हाँ है ना? हाँ हाँ जैसे आपके पास एटीएम हाँ है, तो और किसानों के पास एटीएम नहीं है, उनको थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। हाँ हाँ हाँ, एटीएम नहीं है तो वो दिक्कत है। एटीएम और रहले सुविधा होला और अभी शायद ब्रेक है शायद बने में कुछ और किसान मतलब बना के सब देना जरूरी है तो कोई सुविधा मिले, भीड़ कम रहे। ब्रिजभूषण कश्यप, ब्रांच मैनेजर, जिला सहकारी केंद्र में शाखा कटघोरा। हमारे कटघोरा ब्रांच में कुल 6 समितियां हैं, जिसमें 15,000 के आसपास किसान पंजीकृत हैं, जिनका सभी का खाता हमारे बैंक में संचालित है। कितनों का एटीएम? इसमें प्रधान कार्यालय से जो 1,000 प्राप्त हुआ था एटीएम पूर्ण रूप से वितरण किया जा चुका है। आगे एटीएम के लिए पत्र लिखा गया। एटीएम के पात्र कैसे किसानों को दिया जाता है? एटीएम धारक पढ़े लिखे होने चाहिए, जो उसको चलाना जानते हो, वो पात्र में आते हैं। अभी कई किसान ऐसे हैं जो हस्ताक्षर करना भी जानते हैं, लेकिन उनको एटीएम प्रोवाइड नहीं किया गया है। जी, प्रधान कार्यालय से प्राप्त होने पर उन्हें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कुछ किसानों का कहना है कि हम लोग यहाँ पे लाइन में लगे रहते हैं, एटीएम नहीं, कभी कभी पैसे की भी राशि जो है आहरण नहीं हो पाती। तो ऐसे स्थिति में क्या देखिए, कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम भी आती है, उसको समय में सॉल्व कर लिया जाता है, ऐसे दिक्कत तो नहीं है। अभी एटीएम में पैसे हैं? जी, अपने पैसे हैं, संचालित हो रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 1 दिवसीय बस्तर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 356 करोड़ 44 लाख रुपए से अधिक लागत के 228 विकास कार्यों की सौगात बस्तर वासियों के लिए दी। आपको बता दें कि जिसके तहत विधानसभा क्षेत्र नारायणपुर 84 के अंतर्गत 13 विकास कार्यों सहित 99 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। वहीं विधानसभा क्षेत्र नारायणपुर 84 के अंतर्गत 10 विकास कार्यों सहित कई विधानसभा क्षेत्रों में 129 विकास कार्यों का जो है भूमि पूजन किया।
55 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम यहां पर संपन्न किए। हमारे प्रदेश के एसएससी डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे मंत्री श्री केदार कश्यप जी, मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे दोनों सांसद और विधायकों और संगठन के लोगों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है और 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपये का चेक और सामान वितरण हितग्राहियों को किए हैं। तो सबको बहुत बहुत बधाई है। निश्चित रूप से इससे जिले को लाभ होगा और हमारे जो विभिन्न तरह के बेनिफिशरीज हैं उनको भी लाभ होगा। पिछले 13 दिसंबर को हमारी सरकार का 1 साल पूरा हुआ है और जिसको हम लोग जनादेश पर्व के रूप में मना चुके हैं और आप सब लोगों को मालूम है कि 1 साल के अंदर में विधानसभा चुनाव 2023 के समय जो मोदी की गारंटी में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारी पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा की थी, सब वादा को जो भी बड़ा बड़ा वादा, आधा से अधिक वादा को हम लोग पूरा कर चुके हैं। उधर होली क्रॉस अंबिकापुर इकाइयों के छात्र छात्रों ने आम जनता से वन साइडेड पॉलीथीन को बहिष्कार करने की अपील की है, जिसको महापौर अजय तिर्की ने जनमानस से पॉलीथीन को उपयोग न करने की बात कही। वहीं जशकीरत बाबरा छात्र प्रेसिडेंट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सिर्फ ट्वीट करने से ही समाधान नहीं होगा, उस पर एक्शन भी होना जरूरी है, जिससे कि पॉलीथीन पर पूरी तरह से रोक लगा सके और पर्यावरण सुरक्षित हो सके। साथ ही उन्होंने बताया कि पहले भी पॉलीथीन कार्यक्रम पर बैन लगाने का जनमानस से आग्रह किया गया था, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके प्रोत्साहन किया था। साथ ही आपको बता दें कि वहीं आम लोगों का कहना है कि जब तक पूरे भारतवर्ष में आम पब्लिक एकजुट होकर इसका बहिष्कार नहीं करेगी, तब तक पॉलीथीन खत्म नहीं होगा। बहुत खुशी होती है क्योंकि हम जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे 2015 से काम कर रहे हैं और इसी काम के कारण पूरे देश ही नहीं विदेशों में अंबिकापुर शहर की पहचान है। आज होली क्रॉस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पूरे परिवार के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया है। ये बहुत ही सराहनीय है। मैं स्कूल परिवार को बहुत बधाई एवं शुभकामना देना चाहूंगा कि इस तरह के जागरूकता अभियान हमेशा करते रहना चाहिए कि निगम और आम जनों के साथ में मिलकर हम अपने शहर को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त कर सकें। और साथ में सभी को नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं भी देता हूँ। और खबर मुंगेली से है, जहां पर मामूली विवाद को लेकर शराब के नशे में धुत 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और इसके साथ ही 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। इसके साथ ही दोनों मृतक का पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को शव सौंप दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि एसडीओपी ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। लालपुर क्षेत्र का चंदली ग्राम है। 2 पक्षों के मध्य, जिसमें एक यादव है और एक गोवण है। दोनों पक्षों के मध्य लड़ाई हुई और मारपीट के दौरान दोनों पक्षों से एक व्यक्ति सुनील यादव और शंकर राज की मृत्यु हो गई है। पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। पीएम पश्चात अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। दोनों पक्षों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है और अभी शीघ्र गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। मैडम, प्रथम दृष्टि क्या है? दोनों ही पक्ष शराब पिए हुए थे और सामान्य सी बात को लेकर
आपसी लड़ाई झगड़ा हुआ और उसी दौरान मारपीट चालू हो गई। लाइट वाला प्रॉब्लम नहीं थे। सरकारी हॉस्पिटल यहाँ पर लाइट की व्यवस्था सबसे अनिवार्य। उधर दुर्ग के कोहका में एक बड़ी चोरी की वारदात को चोरों ने पिछले दिनों अंजाम दिया था, जिसमें एक सूने मकान से लाखों की चोरी हो गई और चोरों ने लगभग 800 ग्राम सोना, चांदी के कई जेवर और सामान, साथ ही 70,000 रुपए कैश पर हाथ साफ कर दिया था। जिसके बाद पुलिस ने लगभग 100 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले और 3 आरोपी तक पहुंच उन्हें गिरफ्तार किया। दरअसल पूरी घटना कोहका की थी, जहां अरविंद सिंह नामक शराब ठेकेदार अपने परिवार के साथ में रहता है, लेकिन 22 दिसंबर को वह अपने परिवार के साथ बिहार चले गए थे। तो वहीं अरविंद सिंह समय समय पर अपने घर कैमरे से लाइव सारी चीजें अपने मोबाइल पर देखते रहते हैं और घर पर फिश एक्वेरियम रखा है और जिसे जो नौकरानी मछलियों को दाना खिलाने आती है। इसी दौरान जब अरविंद सिंह अपने मोबाइल पर घर का लाइव वीडियो देख रहे थे, तब घर के बाहर की लाइट बंद दिखी। इसके बाद कैमरा बंद हो गया। शक होने पर अरविंद सिंह ने अपनी नौकरानी को देखने का कहा और जब नौकरानी घर पहुंची तो घर का ताला टूटा हुआ था। इसके बाद इसकी जानकारी अरविंद सिंह को दी। अरविंद सिंह ने पड़ोसियों से जानकारी ली तो पड़ोसियों ने भी ताला टूटने की बात बताई। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई और बताया जा रहा है कि शराब ठेकेदार के घर लगभग 800 ग्राम सोना गायब है, चांदी के जेवर और अन्य चांदी के सामान गायब है। अलमारी में 70,000 कैश रखा था, वह भी नहीं मिला। लगभग 90 लाख की चोरी की बात कही जा रही है। इधर पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली। चोर घर से सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी उठा ले गए। इसके बाद पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया। टीम में 20 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को चोरों को पकड़ने का टास्क दिया गया था, जिसमें डॉग स्क्वाड के साथ में पूरे क्षेत्र का घटना स्थल काफी फिंगरप्रिंट लिए गए। वहीं सीसीटीवी के फुटेज के अनुसार शातिर चोरों का हुलिया शातिर चोर राहुल बंसोड़ से मिलता जुलता दिखा, जिसके बाद राहुल की पतासाजी की गई। राहुल बंसोड़, जिसके बाद सख्ती से पूछताछ करने पर राहुल बंसोड़ ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और साथ ही आपको बता दें कि राहुल की निशानदेही पर 2 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनके पास से 34,50,000 रुपए बरामद किए हैं। 28 दिसंबर को स्मृति नगर इलाके से एक बड़ी चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसमें करीब आवेदक ने 11 लाख के आसपास अपने सामानों का ब्यौरा प्रस्तुत करके ये रिपोर्ट किया था कि चोरी करीब 20 लाख से ऊपर की है। और तत्काल उस पर फिर पुलिस ने उस पर एक्शन लेते हुए वहां के आसपास के सारे फुटेज जो इंडियन ऐप में हम लोगों ने कैमरे अपलोड करके रखे, उनके माध्यम से वहां पर उपलब्ध जितने भी कैमरे हैं उससे फुटेज निकाली। फुटेज को बहुत माइन्यूटली स्टडी करने पे एक मेट्रो गाड़ी पे 2 लड़के वहां से जाते दिखे। उनको आइडेंटिफाई करते 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 जब उनकी आइडेंटिफिकेशन हुई तो वो राहुल बंसोड़ और प्रदीप के नाम से हुआ, जो कि उस एरिया के पहले भी चोरी में इन्वॉल्व रहे हुए नाम थे। उनको ढूंढना शुरू किया गया तो उसमें से एक की लोकेशन गोंडिया कुछ दिन तक दिखाई पड़ती रही। जैसे ही वो यहाँ पर आया और उसका बारे में पता चला, हमने उसको उठाया और उसकी निशानदेही पे उसकी माँ के पास से जो भी रिकवरी का सामान था, चूंकि अभी 2 ही 3 दिन हुआ था और तो वो बेच नहीं पाया था, तो हमने सारा का सारा सामान रिकवर किया है पूरी चोरी का, जो करीब 34 लाख के आसपास का सामान है, जिसमें करीब 450 ग्राम के आसपास सोना है और करीब 2 किलो के आसपास चांदी है। पूरा का पूरा सामान रिकवर हुआ है और दोनों चोर और उनकी मां, तीनों लोगों को जो सहयोग किया उन सभी लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजा गया। चूंकि घर में 5 दिन से वो लोग थे नहीं, शादी में गए हुए थे और आरोपी जो है वो आदतन चोर है और उसने चोरी करना उसका हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो उसने खाली घर देखकर उसने अटेम्प्ट किया था और काफी वहां से सामान मिला। काफी सामान मिलने के बाद ये लोग उसको, क्योंकि पुलिस पहले दिन से अलर्ट हो गई, तो उसको इधर उधर बेचने की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाए थे और उस प्रक्रिया के पहले ही पकड़े गए। अगर अंबिकापुर नगर निगम की स्थिति देखिए, आए दिन दैनिक है और अंबिकापुर के साफ सफाई की जिम्मेदारी निगम और शासन प्रशासन की है, लेकिन आज अंबिकापुर धूल से शराबोर है और जिससे कि कई तरह की बीमारी फैल रही है। यहीं अंबिकापुर को साफ सफाई में पहले नंबर पर आने के बाद भारत सरकार ने लगातार 3 साल प्रशस्ति पत्र से नवाजा था, लेकिन आखिर कैसे
बदली अंबिकापुर की दशा और क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। जहां एक समय में अंबिकापुर को साफ सफाई में पहले नंबर पर आने के बाद भारत सरकार ने लगातार 3 साल प्रशिक्षित पत्र से नवाजा था, वहीं यही अंबिकापुर अपने कई प्रकार की परेशानियों से जूझ रहा है, चाहे वो साफ सफाई हो या सफाई कर्मी की बात हो या फिर रोड या नाली का निर्माण हो। ऐसे ही कई परेशानियों से अंबिकापुर के लोग जूझ रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति आई क्यों? दरअसल एक क्षेत्र को सुंदर और लोगों को रहने के लायक बनाना वहां के नगर निगम और पार्षदों के हाथ में होता है, लेकिन जब पार्षद को शारीरिक तौर पर काम कर रहे हैं, उन्हें वेतनमान कई महीनों से नहीं मिला हो तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक हो जाता है। वही पार्षदों का कहना है कि हम 23 वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार उन्हें वेतन नहीं दे रही है। उन्हें भी कई स्टाफ को वेतन देना होता है। कई पार्षद आर्थिक तौर पर कमजोर होते हैं, कई तरह की समस्याएं होती हैं और जब हम वेतन पर निर्भर हैं और वेतन ही ना मिले तो फिर हम अपने स्टाफ को कैसे वेतन देंगे? को वेतन नहीं मिल पा रहा है, 23 माह से वेतन नहीं मिला है, तो इसमें मैं राज्य सरकार को दोषी मानती हूँ। क्या है ना, बहुत सारे पार्षद आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती है, स्टाफ को वेतन देना होता है, मेंटेनेंस बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जो लोग ये सोचता है कि भाई तनख्वाह आएगा तो हम देंगे, मगर क्या है सरकार ही वेतन नहीं दे पा रही है तो हम कैसे करेंगे काम? सरकार को सोचना चाहिए। मैं इस चीज को सरकार को ही दोषी मानती हूँ कि हर हाल में 23 माह से हम पार्षदों को वेतन नहीं मिला है। अगर सर बोला जाए 21 महीने से मानदेय हम लोगों को नहीं दिलाया है, तो ये सरकार की बहुत बड़ी एक तरह की केयरलेस चीज सामने आती है कि बिल्कुल अनसुना करना। 1-2 महीना मायने रखता, 3 महीना 4 महीना 6 महीने भी मायने रखता है। लेकिन आप ये सोचिए कि लॉकडाउन जो था एक अजीब सा समय था सब लोगों के लिए। मैं यहाँ शासन विशेष या दल विशेष का कोई बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक यहाँ पे एक बहुत वही मामले को लेकर विधायक प्रबोध मींज का कहना है कि मामले की जानकारी प्रशासन स्तर पर लिखी पड़ी हुई है। चुनाव से पहले वेतन की राशि आ जाएगी। शासन से प्रशासन की नियुक्ति का पत्र आया है, लेकिन शासन की तरफ से कहा गया था कि अगर जब तक कोई प्रशासक नहीं आ जाता तब तक निगम को इसका भुगतान करने को कहा गया था। लेकिन अब निगम की भी स्थिति ऐसी नहीं है जिससे निगम के दिया जा सके। हम प्रयास कर रहे हैं कि इसका जल्द से जल्द निपटारा हो। वहीं इस मुद्दे को पूर्व उप मुख्यमंत्री टीसी सिंहदेव ने कहा कि मामले की सूचना मिली थी, मेरी जानकारी के मुताबिक इनका वेतन निगम को अपने आय के स्रोतों से देना था, लेकिन अब तक जो कमिश्नर आए हैं उन्होंने व्यवस्था नहीं की है। इसकी जवाबदेही शासन की है। उन्होंने कहा कि इसमें लापरवाही हुई है, शासन से सहयोग मिलना चाहिए। इसमें मेरी जानकारी में जो व्यवस्था है वो निगम को अपने मद से देना था, अपने आय के स्रोतों से देना था। और अभी तक जो कमिश्नर आए उन्होंने व्यवस्था नहीं की, तो वो भी शासन के अंग हैं, तो उस हद तक शासन की जवाबदेही है। लेकिन लापरवाही कमिश्नर जो रहे उनके माध्यम से हो रही है। अभी मैंने सुना कि वर्तमान में कुछ दुकानों की नीलामी करके राशि जो आएगी उससे दिया जाएगा। यहाँ पर नगर निगम की दयनीय स्थिति बताई जा रही है, इस पर कहाँ तक सही है? क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? कुछ अपनी आमदनी होती है निकायों की और कुछ शासन से सहयोग मिलता है, तो शासन से अधिक सहयोग मिलना चाहिए। पिछले कुछ सालों से नहीं मिलता रहा है, बीते 1 साल से भी नहीं मिला है उतना। कुछ लोग कहना है कि जब भूपेश जी थे उसमें उनको वेतन बनाया था और उसके बाद जब कोरोना काल से कुछ समय बाद फिर प्रतिबंध लग गया, ऐसा कुछ है? प्रतिबंध की बात नहीं है, इसमें नगरीय निकायों को डायरेक्शन मिले होंगे कि आप अपनी आमदनी के स्रोत से इसको दीजिए। पार्षदों को देने वाली राशि वो शासन अलग से मुहैया नहीं करेगी। हाँ, ये जानकारी में है, लगभग 19 महीने से मानदेय नहीं मिला है पार्षदों को और शासन स्तर पर चिट्ठी की लिखा पढ़ी तो हुई है और मुझे लगता है कि चुनाव के पहले या बहुत जल्दी वो राशि आ जाएगी। और यदि कोई दिक्कत भी हुई, क्योंकि आज अधिसूचना मतलब जो कार्यकाल समाप्त होने का समय आ गया है और आज वो चिट्ठी भी शासन से आया हुआ है जिसमें प्रशासक की नियुक्ति हो जाएगी,
लेकिन वो यदि इस बीच में यदि पैसा नहीं भी आ पाएगा तो जब भी आएगा उन पार्षदों के खातों में चला जाएगा, क्योंकि वो उनका हिस्से का है। उनको मानदेय का जो नियम है, प्रक्रिया है, उसके तहत उनको देना तो है। और शासन जो जानकारी आई थी वो शासन स्तर से अभी कुछ पत्राचार हुए थे या मौखिक बात भी हुई थी। आयुक्त महोदय ने जैसा बताया है कि उनका ये था कि जब तक शासन से नहीं आता है तब तक निगम के किसी मद से उस पर भुगतान करें, लेकिन निगम की भी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं छोड़ी गई, नहीं से नहीं है कि उसे निगम से दिया जा सके। शासन स्तर से चर्चा हो रही है, बात हो रही है, प्रयास करेंगे कि जल्दी हो जाए। बहरहाल आगामी 7 जुलाई को कार्यकाल नगर निगम में समाप्त हो रहा है। ये बड़े असमंजस की बात है। आने वाले समय में जो वर्तमान पार्षद है उन्हें उनका वेतनमान मिल पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी सरकार इस पर क्या पहल करती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। जन्म जन्मांतर के पाप कटे,